नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि 2024 एडिशन कहा जा सकता है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद है। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो इसी एडिशन के हिसाब से है। जैसे कि ये फिल इन द ब्लैंक जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 7 जून 2019 और 10 जून 2019 वाले एग्जाम में आए हुए हैं, इस सीक्वेंस पर ही इस एडिशन में मिलेंगे। दूसरे एडिशन में दूसरी सीक्वेंस पर हो सकते हैं। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है, कोई दूसरी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम के नाम और इस डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को हमने लिंक किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से। हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। ये है आपके सामने 95 सेंटेंस, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। इस सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली भी समझना होता है, इसका मीनिंग भी समझना होता है, कंटेक्स्ट भी समझना होता है कि किस कंटेक्स्ट में किस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके, हम अपनी वोकैबुलरी की समझ का इस्तेमाल करके, और जो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग जो हमें समझ में आया है, उस मीनिंग का इस्तेमाल करके हम इस ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है इंडिया, जो कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है एक कंट्री का, हमारी कंट्री का। तो ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ स्कोप नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है इज, ये बी की फॉर्म है और ये लिंकिंग वर्ब लगाई गई है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो आते हैं कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया है और इस ब्लैंक में कोई नाउन आएगा, उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ही लगाया गया होगा ये एडजेक्टिव, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है और सेकंड लार्जेस्ट बताया गया है इसको। सेकंड भी एक एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। द हो गया आर्टिकल। अब देखो, यहाँ पर जो नाउन आना है वो इस मीनिंग, ये सेंटेंस जो इस मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है उस मीनिंग के हिसाब से आना। तो पूरे सेंटेंस को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है सेंटेंस का, जो एसेंस है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है, और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वर्ड कॉटन, नाउन। फिर एक प्रीपोजिशन लगाया गया और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट उस प्लेस को रिफर करने के लिए। इन द वर्ड हो गया एडवर्ब प्लेस। तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ कॉटन जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है, ये इस नाउन के लिए लगाई गई है। तो इस प्रीपोजिशन फ्रेज से भी हमें कई बार हेल्प मिलती है कि हमें यहाँ पर किस नाउन को लिखना है, किस चीज को बनाने की बात हो रही है, कॉटन को बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉटन का क्रिएटर हो सकता है। देखिए, क्रिएट का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, कुछ इन्वेंट करना, कुछ पहली बार कुछ बनाना। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कॉटन को क्रिएट करता है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग में नहीं है। प्रोड्यूसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक सेंस में किसी भी, आप अगर देखेंगे तो कॉटन एक प्लांट से आता है और प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ग्रोअर लगाना चाहिए, लेकिन प्लांट को ग्रो करते हैं इंडियन फार्मर्स। अगर आप इंडिया की, एक कंट्री की, एक नेशन की बात कर रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखिए। क्या कंटेक्स्ट है? फाइनेंशियल कंटेक्स्ट है। अगर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर वर्ड लिखना चाहते हैं तो इंडिया कॉटन का ग्रोअर नहीं है, प्रोड्यूसर है। आपको यहाँ पर सही वर्ड चुनना पड़ेगा, प्रोड्यूसर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत होती है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पर ग्रोअर लगाने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरर का तो मतलब ही अलग है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी फैसिलिटी में, किसी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में मशीनों का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी चीज को प्रोड्यूस करना, तैयार करना, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर नहीं किया जाता है कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पर आना चाहिए प्रोड्यूसर।
उस इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया को रिफर किया जा रहा है, इंडिया को, और इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है। ये हो गया 95, 96 पर चल लेते हैं। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट वियरिंग ए सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस कुड क्रिएट अ बैड ऑन क्लाइंट्स। यहाँ पर इंप्रेशन दिया, इंप्रेशन ही होगा इसका मेरे ख्याल से क्या एक्चुअली में यही ऑप्शन होना है इसका, रेस्पॉन्स, नोशन, आउटलुक नहीं होना। फिर भी सेंटेंस को एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखिए, द कंपनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहाँ पर नाउन हो गया, कंपनी यहाँ पर इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में है। द हो गया आर्टिकल, पूरी की पूरी जो फ्रेज है नाउन फ्रेज ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए, प्रीपोजिशन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बनकर लगाई गई है। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है, द ओपिनियन ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज इस लिंकिंग वर्ब के बाद लिखी हुई कॉम्प्लीमेंट हो गई द कंपनी मैनेजमेंट के लिए। द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन। अब इस ओपिनियन को मॉडिफाई करने के लिए, इस ओपिनियन के बारे में बताने के लिए, इस ओपिनियन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने एक क्लोज लगाई है, डैट नॉट वियरिंग ए सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस। ये यहाँ पर डैट कंजंक्शन हो गया, नॉट एडवर्ब लग गया किसके लिए? वियरिंग वर्ब के लिए। और एक्चुअली में वियरिंग कोई वर्ब नहीं है, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि जीरेंड फॉर्म में लिखी हुई है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो रही है? जीरेंड हो रही है, और इस जीरेंड के बाद इसका ऑब्जेक्ट भी लगा है, अ सूट एंड टाई। वियरिंग के दो ऑब्जेक्ट को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है, और दोनों ऑब्जेक्ट जो कि नाउन फ्रेज, जो कि नाउन है, दोनों नाउन के लिए जो आर्टिकल था कॉमन था, इसलिए उसको पहले लिखा गया, अ सूट एंड अ टाई। तो एक को कॉमन लिख लिया गया, अ सूट एंड टाई हो गया। वेयरिंग चूंकि बेसिकली एक वर्ब है, जीरेंड बन गया, वो जीरेंड बनकर वो नाउन के फंक्शन में आ गया, लेकिन बेसिकली वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो उसने अपना वर्ब का एट्रीब्यूट दिखाया, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। और चूंकि वर्ब है तो उससे पहले हम एक एडवर्ब भी लगा पाए उसका निगेशन करने के लिए। अब जो नॉट वेयरिंग ए सूट एंड टाई है, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एट प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, उस प्लेस को रिफर करने के लिए कि ये जो वियरिंग वाला काम है किस प्लेस पर होना है या किस प्लेस पर नहीं होना है। तो उस वर्ब के प्लेस को रिफर करने के लिए हमने ये प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दिया। कुड, क्रिएट, कुड यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को, लीस्ट पॉसिबिलिटी को रिफर करने के लिए हम यहाँ पर कुड को मोडाल की तरह यूज कर रहे हैं। अब मोडाल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्रिएट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अ बैड इंप्रेशन ऑन क्लाइंट्स। इंप्रेशन का मतलब होता है वो इफेक्ट जो कोई पर्सन या उसका बिहेवियर या उसकी एक्टिविटी किसी दूसरे पर्सन पर डालती है। इंप्रेशन को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो इंप्रेशन का मतलब क्या होगा? इंप्रेशन को अगर इंग्लिश में डिफाइन करने की बात करूं तो इंप्रेशन का मतलब हो गया द इफेक्ट दैट अ पर्सन, हर एक्टिविटी और बिहेवियर produces on somebody else or something else, और समथिंग, किसी चीज पर या किसी पर्सन पर, किसी दूसरे पर्सन पर, किसी दूसरी चीज पर डाला गया इफेक्ट, प्रभाव आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी एक्टिविटीज की वजह से, आपके नेचर की वजह से ही इंप्रेशन कहलाता है। तो इंप्रेशन का मतलब द इफेक्ट दैट ए पर्सन, हर एक्टिविटी और बिहेवियर प्रोड्यूसेस ऑन समबडी और समथिंग। इंप्रेशन का एक मतलब, या इसी बात को घुमा के लिख रहा हूं, देखो इसे कहते हैं शब्दों का खेल, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी चीज को मैं घुमा के लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अ फीलिंग, ओपिनियन और आइडिया that you get about someone or something। अब देखो ऊपर वाली जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो डेफिनेशन
प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से लिखी थी। ये वाली जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उस बिहेवियर को, उस इंप्रेशन को जो रिसीव कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो एक ही बात मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सही वर्ड इंप्रेशन। रेस्पॉन्स नहीं होगा, नोशन नहीं होगा, आउटलुक नहीं होगा। रेस्पॉन्स का मतलब आपको पता है, एक रिएक्शन। तो कोई बैड रिएक्शन तो जरूरी नहीं है आप क्लाइंट्स पे क्रिएट करो। जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट पहने हुए देखें, ना पहने हुए देखें, और टाई ना पहने हुए देखें तो आपको मारने लग जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नोशन का मतलब होता है कोई आइडिया जो आपके दिमाग में है, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में है, वो नोशन होता है। तो ऐसा भी नहीं है कोई नोशन क्रिएट करते हैं आप, बैड नोशन क्रिएट करते हैं। आउटलुक का मीनिंग हो जाता है पर्सपेक्टिव, अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को या वे ऑफ थिंकिंग को, किसी पर्सन की वे ऑफ थिंकिंग को या उसके पर्सपेक्टिव को आउटलुक कह सकते हैं। आउटलुक का मतलब व्यू भी हो जाता है। व्यू मतलब व्हाट यू कैन सी, जो आप बाहर से देख सकते हो, उस व्यू को आउटलुक कह देते हैं। या किसी पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन को भी रिफर कर देता है। आउटलुक का मतलब हो जाता है पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। तो आप मीनिंग लगा, अब मैंने आपको जो है सबके मीनिंग बता दिए, मीनिंग लगा के देख लो। इंप्रेशन का मीनिंग आ रहा था, क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन क्लाइंट्स। तो ये हो गया आपका 96 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। 97 पर चल लेते हैं। द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज, यहां पर देखो वेल्थ लिखा हुआ है, यानी कि ये आया है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद ब्लैंक है, और यहां पर है नाउन। तो डिटर्मिनर और नाउन के बीच में क्या आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है जो उस नाउन को मॉडिफाई करेगा, और उसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर लगाया है, पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो ये चारों के चारों जो वर्ड लिखे हुए हैं एडजेक्टिव ही लिखे हुए हैं। तो ग्रामर तो अब आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है नहीं, वोकैबुलरी का हेल्प लेंगे। ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ लेते हैं, क्या कंटेक्स्ट है, क्या मीनिंग है सेंटेंस का। द ओल्ड मैन, मैन हो गया नाउन, ओल्ड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, द यहाँ पर आर्टिकल है। पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि निश्चित रूप से ही सब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर स्कोप नहीं है। विज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया कि क्या विश किया। एक्चुअली में जो विश है ना, ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इनट्रांजिटिव भी हो जाती है सिमिलर मीनिंग में। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो रही है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है डोनेट, ये खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद हिज एडजेक्टिव जो उस वेल्थ के लिए आएगा, ये पूरी की पूरी फ्रेज हिज ब्लैंक एडजेक्टिव और वो नाउन वेल्थ। ऑब्जेक्ट हो गई डोनेट का। 4 लगाया गया है प्रीपोजिशन उस पर्पस को रिफर करने के लिए कि क्यों डोनेट करना चाह रहे हैं। डोनेट वर्ब का पर्पस बताने के लिए 4 प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब इंप्रूवमेंट, ग्रोथ। कोई पुअर है तो उसको रिच बना दो, कोई अनएजुकेटेड है तो उसको एजुकेटेड कर दो, कोई सोशली बैकवर्ड है तो उसको सोशली एडवांस कर दो। इसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठा देना उसको सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रेटा में। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, ऑफ प्रीपोजिशन किसके अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है। अपलिफ्टमेंट को रिलेट करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन किसे कहते हैं, देखिए डाउन ट्रोडन यहाँ पर नाउन है, इसीलिए उससे पहले द आर्टिकल लगा है, और ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रही है। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या है, डाउन ट्रोडन का मतलब है ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड पर्सन, ओप्रेस्ड। और देखिए डाउन ट्रोडन जो है ना, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। यहां पर इसको नाउन बनाकर लगाया गया है। तो डाउन ट्रोडन का मतलब पर्सन और प्यूपिल,
एक्चुअली में जब एडजेक्टिव को नाउन बनाकर लगा दिया जाता है तो एक कलेक्टिव नाउन की तरह रिफर करते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, पुअर एक एडजेक्टिव है और द पुअर जो है वो एक नाउन फ्रेज है, वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब द पुअर जो है कलेक्टिवली दुनिया में जितने भी पुअर लोग हैं उनको एक साथ रिफर कर रही है। द पुअर का मतलब हो गया ऑल द पीपल हु रिलेट टू द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो डाउन ट्रोडन का मतलब हो गया वो सारे लोग, ये भी एक द डाउन ट्रोडन एक कलेक्टिव नाउन हो गया और उसका मतलब हो गया ऑल द पर्सन या ऑल द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, who are oppressed or treated badly by powerful persons or people। वो लोग जिन, ओप्रेस का मतलब सप्रेस करना, दमन करना, दबाना लोगों को, फाइनेंशियली सप्रेस कर दो, फाइनेंशियली ओप्रेस कर दो, सोशली ओप्रेस किया गया है। आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री या दूसरे देशों की हिस्ट्री उठाकर तो बहुत सारी कम्युनिटीज को ओप्रेस किया गया है, कभी कास्ट के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी कलर के नाम पर, कभी जेंडर के नाम पर, ठीक है, अलग अलग तौर तरीकों से रूल रेगुलेशन कल्चर ट्रेडिशंस बनाकर उनको ओप्रेस किया गया। तो ओप्रेस का मतलब है टू सप्रेस पीपल। तो वो लोग जिनको ओप्रेस किया गया, जिनको बैडली ट्रीट किया गया पावरफुल पर्सन्स के द्वारा, पावरफुल कम्युनिटीज के द्वारा, उन लोगों को रिफर करता है डाउन ट्रोडन। और डाउन ट्रोडन एक एडजेक्टिव है, द आर्टिकल के साथ लगाकर पूरी नाउन फ्रेज को एक कलेक्टिव नाउन की तरह रिफर कर दिया। अब द डाउन ट्रोडन उन सारे लोगों को रिफर कर रही है जो कि ओप्रेस्ड हैं, जिनको बैडली ट्रीट किया गया है पावरफुल लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उनके उन डाउन ट्रोडन लोगों के, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, देखिए वेल्थ नाउन लगा हुआ है, इमेंस वेल्थ, एल्यूसिव वेल्थ, इंटेंस वेल्थ, एमिनेंट वेल्थ। मैं चारों शब्दों के मीनिंग आप समझ गए हैं, कंटेक्स्ट आप समझ गए हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। अब इन चारों शब्दों के मीनिंग मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आप इसमें से खुद लगा लेना। देखिए इमेंस, इमेंस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेरी लार्ज इन डिग्री और साइज। अब देखो कोई भी जो वर्ड होता है उसके मीनिंग के साथ साथ उसका कंटेक्स्ट भी जाना करो। मतलब ये जाना करो कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में या किस स्पेसिफिक डोमेन में, किस फील्ड में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फाइनेंशियल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने वाले पर्सनल कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग है वो फिजिकल होता है, फिजिकल सेंस, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज से, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ओपिनियन से उस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। तो इस डोमेन को जानने की भी कोशिश करो। इमेंस की बात करें, इमेंस कहा जाता है इसको, प्रोनाउंसिएशन में हमेशा गड़बड़ रहती है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, मेन मुद्दे की बात सुना करो। इमेंस, इमेंस को मतलब होता है वेरी लार्ज इन डिग्री और साइज, और इमेंस को यूज कर सकते हैं फिजिकल फिजिकल कंटेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में मतलब किसी क्वांटिटी वगैरह हो गई, किसी मनी की, किसी रिसोर्सेस की क्वांटिटी या अमाउंट को रिफर करने के लिए इसको हम वर्क और इम्पैक्ट, पावर और इम्पैक्ट, पावर एंड इम्पैक्ट। आप किसी तरह की कोई पावर दिखा रहे हैं, आप किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कैपेसिटी दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं इमेंस कैपेबिलिटीज, इमेंस कैपेसिटी, ठीक है। तो पावर या कोई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अब जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट ही लिखा होगा, इम्पैक्ट से रिलेट करने वाले दूसरे वर्ड्स के साथ भी इमेंस आ सकता है, इस कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं।
वर्क के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। कोई टास्क है, कोई एक्टिविटीज है आपको दे दी गई है, बहुत बड़ी है, तो आप कह सकते हैं इमेंस है, इमेंस टास्क आपको दे दिया गया, इमेंस वर्क आपको दे दिया गया। या फिर एफर्ट, आपने कुछ एफर्ट लगाए हैं, या एफर्ट जैसे वर्ड जो एफर्ट के सिमिलर मीनिंग में हो सकते हैं, उन वर्ड्स के साथ भी इमेंस आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से आपके सेंटेंस में इमेंस को यूज किया जाना है, आप लिख सकते हैं इमेंस अमाउंट, इमेंस वेल्थ, इमेंस रिसोर्सेस। दूसरे वर्ड क्या है हमारे? एल्यूसिव। देखिए एल्यूसिव का मीनिंग तो जरा आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। एल्यूसिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और रिमेंबर। यहां पर फाइंड और कैच की बात की जा रही है, तो फिजिकल सेंस में भी की जा रही है और मेंटल सेंस में भी की जा रही है। फिजिकल सेंस में भी की जा रही है और मेंटल सेंस में भी की जा रही है। रिमेंबर की जो बात की जा रही है वो मेंटल कंटेक्स्ट में की जा रही है, मेंटल सेंस में की जा रही है। मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया, आप उसे पकड़ ही नहीं पाए, आप उसे कह सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट तो एल्यूसिव है, समझ ही नहीं आया, हमारे दिमाग को एल्यूट कर दिया। एक्चुअली में जो एल्यूसिव बना है वो एल्यूड वर्ब से बना है। एल्यूड एक रूट वर्ड है एल्यूसिव का, और एल्यूड है एक वर्ब। एल्यूड का मतलब होता है, एल्यूड बोलते हैं इसको या इल्यूड बोलते हैं, देख लेना प्रोनाउंसिएशन। एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप फिजिकली और मेंटली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं द थीफ एल्यूडेड द पुलिस। तो थीफ जो है एस्केप कर गया पुलिस को, तो ये एल्यूड का मीनिंग होता है। एल्यूड का एक मीनिंग और हो सकता है टू बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग समझते हैं क्या? इसका मीनिंग भी देख लो फिर लगे हाथों। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल बना है कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड देखो एक्चुअली में इन सेंटेंसेस के थ्रू आपकी वोकैबुलरी ही क्लियर हो रही है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात दोहराई थी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं ये आपकी वोकैबुलरी का यूसेज जानने के लिए दिए गए हैं, कि आप अपनी वोकैबुलरी का क्या करते थे, बच्चे रट्टा मार लेते थे, उनको मीनिंग पता होता था, उनको सिनोनियम एंटोनियम पता होते थे, लेकिन किस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज करना है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ये उनको नहीं आता था। तो यही सब जानने के लिए ये फिल इन द ब्लैंक जो है पिछले कुछ साल में रखे जा रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट को समझा करो। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड क्लियरली, टू अंडरस्टैंड clearly and completely, to understand clearly and completely। comprehend एक वर्ब है और इसे ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली एंड कंप्लीटली। कॉम्प्रीहेंड से बना है कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब वो जो चीज समझ में आ सके, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता हो। एबल टू बी अंडरस्टूड, है ना। कैपेबल टू बी अंडरस्टूड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इसका उल्टा हो गया। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो गया नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इजिली, जिसको आसानी से जो समझ में ना आए, पकड़ में ना आए, दिमाग को एस्केप कर जाए। आपने सर कुछ बताया, बात दिमाग में घुसी नहीं, एल्यूसिव हो गया, एल्यूट कर गई है हमारे बात को, या हमारे हाँ आप समझा रहे थे, हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्किप कर गया, एस्केप कर गया, एल्यूट कर गया, उन चीजों को कहा जाता है एल्यूसिव।
या कोई थीफ है, पुलिस जो है, पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी, चोर जो है कहीं दूसरे रास्ते से निकल के भाग गया, वो एस्केप कर गया, मतलब वो एल्यूट कर गया। तीसरा वर्ड है इंटेंस। देखिए इंटेंस का मतलब भी वेरी ग्रेट और सीरियस ही होता है, लेकिन इसको ना दूसरे कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, वेल्थ वगैरह को रिफर करने के लिए इंटेंस को यूज नहीं किया जाता है, इमेंस को ही यूज किया जाना है। इमेंस यहां पर सही ऑप्शन हो जाना था आपका फर्स्ट। फोर्थ भी नहीं होगा। एमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल या इंपॉर्टेंट या फेमस एंड इंपॉर्टेंट। पावरफुल भी नहीं कह सकते, एमिनेंट का सही मतलब होना चाहिए फेमस एंड इंपॉर्टेंट। ये तो प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी से आया हुआ वर्ड है। एमिनेंट का मतलब हो गया फेमस एंड इंपॉर्टेंट। अब जो फेमस होगा वो पावरफुल तो हो गई। पावर बहुत तरीके की हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, ठीक है, बॉडीली हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है। तो एमिनेंट का मतलब हो गया फेमस एंड इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर किसी एमिनेंट वेल्थ की भी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर इमेंस वेल्थ की बात की जा रही है, जो कि अमाउंट में बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। इंटेंस भी वेरी ग्रेट और सीरियस को रिफर कर देता है, लेकिन इसको हम एक तो हम पर्सनल फीलिंग्स के इमोशनल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं इसको। 96 पर बात कर रहे थे ना हम, 97 पर बात कर रहे थे हम, ये ठीक है। इंटेंस रिफर करता है वेरी ग्रेट और सीरियस को, और ये जो वर्ड है इमोशनल कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है, फिजिकल कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। किसी फिजिकल साइज को रिफर करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट हो, बड़ा हो, आप इंटेंस लगा सकते हो। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को आप इंटेंस कह सकते हो, ठीक है। कोई सिचुएशन बहुत सीरियस है, आप उसको इंटेंस कह सकते हो। आपने कुछ कुछ आपने सोच लिया, कुछ आपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर लिया, आप उसको इंटेंस से रिफर कर सकते हो, इंटेंस एडजेक्टिव उसके लिए यूज कर सकते हो। 97 हो गया। 98 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द कमिटी मेंबर्स वर इन, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। द कमिटी मेंबर्स, मेंबर्स यहाँ पर नाउन हो गया, कमिटी इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया, और द लग गया आर्टिकल। पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप नहीं है। वर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, और उसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर लगाई गई है इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगाया गया है उसके बाद ऑब्जेक्ट। और किस आगे आगे क्या सिचुएशन है उसको फिर एक प्रीपोजिशन ओवर लगाकर जोड़ा गया, ओवर द बजट। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द बजट फॉर द फंक्शन। ये जो बजट है ये किसके लिए था, कि क्या पर्पस था इसका, फंक्शन के लिए। तो इस पर्पस को रिफर करने के लिए फिर एक फॉर के द्वारा एक प्रीपोजिशन फ्रेज जोड़ी गई है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? द कमिटी मेंबर्स वर इन डिफरेंस, डिसेंट, डेफरेंस या डेसेंट। देखो डेफरेंस और डेसेंट का अगर आपको मीनिंग पता है ना, तो ये तो कंटेक्स्ट से दोनों ही बाहर है। डेफरेंस का मतलब होता है वो पोलाइट बिहेवियर जो आप किसी को दिखाते हैं, देते हैं। किसी के साथ जो आप पोलाइट बिहेवियर करते हैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आप उसको बहुत रेस्पेक्टेबल समझते हैं इसलिए आप उसके साथ पोलाइट बिहेवियर करते हैं, तो इसी पोलाइट बिहेवियर को डेफरेंस कहा जाता है। अब मैं इसके यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ क्योंकि ये आपके काम आनी है, ठीक है। डेफरेंस, डेफरेंस बना है डेफर से, DEFERENCE, डेफरेंस। डेफरेंस एक नाउन हो गया और इसका मतलब हो गया द पोलाइट बिहेवियर with respect that you show towards someone or something। भाई किसी कल्चर को, किसी ट्रेडिशन को, किसी ने कुछ कर दिया, किसी की एक्टिविटी को भी आप पोलाइटली जो है रेस्पेक्ट के साथ
ट्रीट कर सकते हैं, तो वो भी वहां पर भी डेफरेंस का यूज हो जाएगा। फिर एक वर्ड है डेसेंट। डेसेंट भी यहाँ पर आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। देखिए यहाँ पर डेफरेंस का मतलब है पोलाइट बिहेवियर। अब यहाँ पर कमेटी मेंबर किसी पोलाइट बिहेवियर में तो है नहीं बजट को लेकर किसी फंक्शन के लिए, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है। डेसेंट का मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये वर्ड भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही है। DESCENT, डेसेंट। डेसेंट का मतलब होता है अ मूवमेंट, नाउन है ये भी। डेसेंट का मतलब होता है अ मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस। यहां से शुरू हुआ और नीचे को आ गए। ये जो मूवमेंट हुई क्या हुई है, लोअर प्लेस को हुई। लोअर प्लेस को की तरफ को, इस नीचे की साइड को, डाउनवर्ड्स मूवमेंट को, किसी भी डाउनवर्ड मूवमेंट को जो लोअर प्लेस की तरफ हो रही हो, क्या कहा जाता है, डेसेंट कहा जाता है। इसका एक मीनिंग हो जाता है, और दूसरा मीनिंग है किसी पर्सन के फैमिली ओरिजिन को रिफर करता है। मतलब डेसेंट रिफर करता है अ पर्सन्स फैमिली ओरिजिन। ठीक है, आपका फैमिली ओरिजिन क्या है, कोई साउथ इंडियन हो सकता है, कोई वेस्ट बंगाल का हो सकता है, कोई किसी दूसरे रीजन का हो सकता है, तो उस फैमिली ओरिजिन को रिफर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी इज ऑफ इंडियन डेसेंट। ठीक है, तो ये वर्ड भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। बात होनी चाहिए डिफरेंस पर और डिसेंट पर। डिफरेंस का मीनिंग तो आपको पता है। देखिए डिसेंट का जो वर्ड है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वही चीज रिफर करता है जिस चीज की हमें यहाँ पर जरूरत है। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, DISSENT। पहली बात तो ये जो वर्ड है डिसेंट, ये वर्ब भी है, नाउन भी है, इसी सिमिलर मीनिंग में। डिसेंट का मतलब होता है जब ये नाउन हो, डिसएग्रीमेंट विद समथिंग। ठीक है, और ये जो समथिंग है ये भी कोई ऐसी चीज जो पहले से ऑफिशियली और जनरली एक्सेप्ट कर ली गई हो, एग्रीड कर दी गई हो। डिसएग्रीमेंट विद समथिंग ऑफिशियली और जनरली एक्सेप्टेड थिंग। कोई ऐसी बात जो कि ऑफिशियली या जनरली एक्सेप्ट कर ली हो, उस बात से किसी का डिसएग्रीमेंट है तो आप इसे कह सकते हैं डिसेंट। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में जनरली एक्सेप्टेड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसी सिचुएशन में ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे डिसएग्रीमेंट है, उससे, उस सिचुएशन से या उस नोशन से, उस सिस्टम से, जो सिस्टम बनाया गया है जनरली एक्सेप्टेड लोगों के बीच में जो सिस्टम, अगर आप उससे डिसएग्रीमेंट में हैं तो आप कह सकते हैं कि आप डिसेंट में हैं या कोई पर्सन डिसेंट में है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक डिसएग्रीमेंट की बात की जा रही है कि जो कमेटी मेंबर्स थे वर इन डिसएग्रीमेंट, वो डिसएग्रीमेंट में थे, वो डिसेंट में थे। किस चीज पर, बजट पर। तो ये यहाँ पर जो है दूसरे नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। 98 का हो गया दूसरा। 99 पर चल लेते हैं। She performs different roles very convincingly as she is a very virtuous actor, voracious actor, versatile actor, verbose actor। समझ लेते हैं। सेंटेंस को पहले इंटरप्रेट करूंगा, स्ट्रक्चर इसके सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद इन शब्दों के मीनिंग बताऊंगा, आप उठा के रखना कौन सा रखना है। सी प्रोनाउन हो गया जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, परफॉर्म्स ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है डिफरेंट रोल्स। रोल्स यहाँ पर नाउन हो गया, डिफरेंट इस रोल के लिए एडजेक्टिव हो गया। वेरी कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह लगा है। कन्विंस एक वर्ब होती है, कन्विंसिंग एडजेक्टिव हो गया, कन्विंसिंगली एडवर्ब हो गया, और कैसा, एडवर्ब मैनर। वेरी लगा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इस एडवर्ब मैनर को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, इसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए। और एडवर्ब मैनर क्यों लगा होगा, एडवर्ब मैनर लगा होगा परफॉर्म के मैनर को बताने के लिए। कोई भी एक्शन जब होता है, किया जाता है, उसका मैनर होता है।
एज यहाँ पर लगा है रीजन को, एक कंजंक्शन की तरह लगा है एक रीजन को रिफर करने के लिए। और वो रीजन क्या है, वो ये है कि वो देखो यहाँ पर जो शुरू में लिखा है वो एक सिचुएशन लिखी है, और इस सिचुएशन का, इस सिनेरियो का, या ये जो भी एक्टिविटी होती है इसका रीजन बताने के लिए हमने एज कंजंक्शन से एक क्लोज जोड़कर लिखी है कि ये चीज इसलिए होती है। सी इज अ वेरी एक्टर, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, देखिए वेरी तो यहाँ पर एक एडवर्ब है, इट मींस एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करेगा वो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, और ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। और ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है नाउन फ्रेज है, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो रही है सब्जेक्ट का, और इज ने लिंकिंग वर्ब की तरह यहाँ पर काम करके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर दिया। ए आर्टिकल लगाया गया होगा तो वो एक्टर के लिए लगाया गया होगा, क्योंकि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है। वर्चुअस, वोरासियस, वर्सटाइल, वर्बोस। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज, किसी पर्सन में अच्छी मोरल क्वालिटीज हो तो उसको कहा जाता है वर्चुअस। ये भी एक एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव ही दिया है मेरे ख्याल से चारों वर्ड, हाँ चारों वर्ड एडजेक्टिव ही है। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिहेविंग इन अ मोरली गुड वे। ठीक है, कोई मोरली गुड वे में, मोरली राइट और करेक्ट वे में अगर कोई पर्सन बिहेव करता है तो हम उसको कह सकते हैं वर्चुअस। वोराशियस का क्या मतलब होता है, वोराशियस का मतलब होता है ईटिंग और वांटिंग अ लॉट ऑफ फूड, जो बहुत सारा भोजन, बहुत सारा खाना मांगे, चाहता हो या खाता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, वोराशियस कह सकते हैं। वोराशियस का मतलब हो गया ईटिंग और वांटिंग अ लॉट ऑफ फूड, या वांटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। जैसे पहले वाले मीनिंग में मैं क्या लिख सकता हूं, वोरासियस ईटर, एग्जाम्पल के तौर पर वोरासियस ईटर, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूं, वोरासियस रीडर, अवोरासियस रीडर, अवोरासियस ईटर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा उसकी भूख हो, आप उसको क्या कह सकते हैं, अवोरासियस ईटर। कोई ऐसा ही पर्सन होता है जिसको नई नई किताबें पढ़ने का शौक होता है, उसको बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन चाहिए, नई नई नॉलेज चाहिए, उसको आप कह सकते हैं अवोरासियस रीडर। तो ये भी यहाँ पर नहीं आना है कोई वो ऐसे वोरासियस जो है एक्टिंग, एक्टर वर्ड को, एक्टर नाउन को मॉडिफाई कर ही नहीं सकता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि उस एक्टर में बहुत सारी मोरल क्वालिटीज है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है, डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर लेता है। उसकी मोरल क्वालिटीज की वजह से वो एक अच्छा पर्सन हो सकती है, सी को रिफर कर रहे हैं ना हम, उसकी मोरल क्वालिटीज की वजह से वो एक अच्छी नाइस पर्सन हो सकती है, सोशल पर्सन हो सकती है, लेकिन वो डिफरेंट रोल परफॉर्म कर लेती है, उसका रीजन उसकी मोरल क्वालिटीज नहीं हो सकती, तो वर्चुअस भी नहीं आएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। वर्बोज या वर्सटाइल, वर्सटाइल के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। वर्सटाइल का क्या मीनिंग है, यही है ना स्पेलिंग, SATILE, SATILE, ठीक है, एडजेक्टिव है ये भी। और मैंने एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैंने एक लिखा अ वर्सटाइल, अरे यार इसकी स्पेलिंग बार बार गड़बड़ कर रही है, वर्सटाइल, वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट लिखा मैंने। तो वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, यहां पर वर्सटाइल का क्या मतलब है, यूजिंग इन मैनी वेज या हैविंग मैनी यूजेस। वर्सटाइल का यहां पर मतलब हो गया हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बहुत सारे यूजेस हों उसको आप वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो वर्सटाइल का पहला मीनिंग क्या आ गया, हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस, एडजेक्टिव का ये हो गया पहला मीनिंग। फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लिखा, एक फ्रेज लिखी मैंने, अ वर्सटाइल आर्टिस्ट,
यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वर्सटाइल का मतलब हो गया यहां पर डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, या थिंग्स की जगह मुझे एक्टिविटीज लिखना चाहिए, ये ज्यादा सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो अलग अलग डिफरेंट चीजों को कर पाए स्किलफुल्ली, उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्सटाइल कह सकते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग भी कर लेता है, म्यूजिक भी लिखवा लो उससे, सिंगिंग भी कर देगा, डांस भी कर देगा, ड्रेस कॉस्ट्यूम्स को भी डिजाइन कर देगा, उसको आप क्या कह सकते हैं, वर्सटाइल आर्टिस्ट कह सकते हैं। वर्सटाइल का मतलब वो पर्सन जो एबल टू डू मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज स्किलफुल्ली। उल्टी सीधी तो कोई भी कर देगा, वो स्किलफुल्ली कर सकता है, उसको वर्सटाइल कह सकते हैं। तो यहां पर जो है वर्सटाइल वर्ड अप्रोप्रिएट दिखाई देता है, क्योंकि वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर सकती है ना, और डिफरेंट रोल्स तभी वो परफॉर्म कर सकती है जब वो वर्सटाइल एक्टर हो, उसके अंदर ये क्वालिटी हो। ठीक है, तो यहां पर हो जाना चाहिए था थर्ड ऑप्शन सही, वर्सटाइल। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स। टोकेटिव जो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे बातचीत करने में या किसी चीज को बताने में, एक्सप्लेन करने में, तो उसको वर्बोस कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं। वर्बोस एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है यूजिंग और कंटेनिंग टू मच वर्ड्स। टू मच वर्ड्स मतलब यूजिंग और कंटेनिंग वर्ड्स मोर देन नीडेड। जितने शब्दों की आवश्यकता है किसी चीज को बताने में या कहने में या लिखने में, उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं अ वर्बोस स्पीकर, या मैं लिख सकता हूं आपसे मैंने कोई एस्से लिखने के लिए कहा और आप जिस बात को 1000 शब्दों में समझा सकते थे, 1000 शब्दों में बता सकते थे, आप लिख लाए 2-2,500 शब्द, तो मैं आपके एस्से को कह सकता हूं अ वर्बोस एस्से। इसका एक मीनिंग हो, यही इसी मीनिंग में ये टोकेटिव जो वर्ड है इसका सिनोनिम हो जाता है। टोकेटिव मतलब बहुत ज्यादा जो बातें करता हो, बहुत ज्यादा जो है इधर उधर के शब्द बोलता रहता हो, टोकेटिव। तो ये वर्बोस भी नहीं आना है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि वो वर्बोस टॉकेटिव एक्टर है, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर लेती है तो वो डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म कर सकती है। तो 99 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 पर बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने 100 वाला सेंटेंस। 100वां सेंटेंस, चार्ल्स डिकेंस was different in his style of writing from most of his in the Victorian era। हिज यहाँ पर डिटर्मिनर लगाया गया है, निश्चित रूप से कोई नाउन आएगा। चारों के चारों नाउन लिखे हुए हैं, लेकिन चारों नाउन के मीनिंग बिल्कुल अलग हैं। आप इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को समझिए, इसके मीनिंग को समझिए, चारों शब्दों में से कौन सा लगाना है आपको पता लग जाएगा। चार्ल्स डिकेंस पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है, इसमें से कोई किसी का एडजेक्टिव नहीं है। ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये जो है सरनेम है, ये एक नेम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नेम यानी कि प्रॉपर नाउन, और ये नाउन फ्रेज होगी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कोई स्कोप नहीं है। चार्ल्स डिकन एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए वाज लिंकिंग वर्ब के रूप में लगाया गया, वर नहीं आया। डिफरेंट लगा दिया गया लिंकिंग वर्ब के बाद, एडजेक्टिव एक कॉम्प्लीमेंट बनाकर और इस सब्जेक्ट से लिंक कर दिया गया। अब किस चीज में डिफरेंट है या कैसे डिफरेंस है ये बताने के लिए आगे डिफरेंट को मॉडिफाई करने के लिए एक प्रीपोजिशन फ्रेज आई है, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज है इन हिज स्टाइल। इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हिज स्टाइल, स्टाइल नाउन हो गया, हिज हो गया डिटर्मिनर। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन हिज स्टाइल किस लिए लगाई गई है, इस डिफरेंट को बताने के लिए। डिफरेंट एडजेक्टिव है तो फ्रेज क्या हो गई, एडवर्ब फ्रेज कही जानी चाहिए। ऑफ राइटिंग, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, एक्चुअली में राइट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। इट मींस जेरेंड लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे, नाउन का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कुछ एक होने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, जीरेंड कहेंगे। अब ये जो ऑफ राइटिंग प्रीपोजिशन फ्रेज आई है, ये आई है स्टाइल के बारे में बताने के लिए कि किसके स्टाइल की, डांसिंग के स्टाइल की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है, सिंगिंग की बात हो रही है। ठीक है, फिर
चार्ल्स डिकन्स वाज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम लगाया गया कंपैरिजन करने के लिए उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग का, चार्ल्स डिकन्स के स्टाइल ऑफ राइटिंग का कंपैरिजन करने के लिए दूसरों से। फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज, फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया मोस्ट ऑफ, ठीक से समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया मोस्ट यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और फ्रॉम कंपेयर कर रहा है मोस्ट की चार्ल्स डिकन्स से, और किस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग में, इस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन किया जा रहा है मोस्ट का चार्ल्स डिकन्स से। और मोस्ट रिफर कर रहा है उन बहुत सारे लोगों को, मोस्ट यहां पर रिफर कर रहा है मैनी पीपल्स को, मोस्ट रिफर कर रहा है यहां पर मैनी प्यूपिल्स। अच्छा, प्यूपिल्स नहीं, चूंकि चार्ल्स डिकन्स तो राइटर है ना, उनकी राइटिंग का एट्रीब्यूट को बताया गया है, तो मोस्ट यहां पर रिफर कर रहा है मैनी राइटर्स को, मैनी राइटर्स को। ऑफ हिज, ऑफ फिर से प्रीपोजिशन लगाया गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट में यहां पर नाउन होगा, और हिज लगाया एक पॉजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। अभी जो प्रीपोजिशन फ्रेज आई है ऑफ हिज, और ये नाउन यहां पर जो भी ब्लैंक में जो भी नाउन फिल होगा, ये प्रीपोजिशन फ्रेज आई है इस मोस्ट के बारे में बताने के लिए। इन द विक्टोरियन ईरा, इन प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद आ गया विक्टोरियन ईरा। ईरा एक टाइम पीरियड को ईरा कहा जाता है, विक्टोरियन उस ईरा को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव लग गया, द आर्टिकल लग गया। तो ये जो इन द विक्टोरियन ईरा, एक टाइम पीरियड को, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एडवर्ब टाइम लग गया। तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, कंटेम्परेरी, क्रोनीज, क्रिटिक्स, कॉन्फिडेंट्स। फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरी का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। कंटेम्पररी, देखिए जो कंटेम्परेरी जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है, और इसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज समबडी और समथिंग एल्स। बिलोंगिंग टू और एग्जिस्टिंग एट the same time as somebody else or something else। मान लो कि आप 1540 से लेकर 1630 के पीरियड की बात कर रहे हैं, आप इस पीरियड की बात कर रहे हैं, और इस पीरियड में कोई एक व्यक्ति है जिसको आप कह रहे हैं चार्ल्स डिकन। तो इस पीरियड में ये क्या है, राइटर है। तो इस पीरियड में एक राइटर है चार्ल्स डिकन, जो यहां कहीं पैदा हुआ और यहां कहीं मर गया, ठीक है। ये इसका पीरियड है, इस समय पर ये रहा, इस समय पर इसने अपना काम किया, पैदा हुआ, जीवन जिया और मर गया। इस समय पर जितने भी बाकी लोग हैं वो क्या है, कंटेम्परेरी है इसके, ठीक है। इस समय पर कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि राइटर हो, राजकुमार, एक पेंटर हो सकता है जिसका नाम हो सकता है कुछ शिव कुमार, एक डांसर हो सकता है, एक और म्यूजिशियन हो सकता है, एक किंग हो सकता है, एक क्वीन हो सकती है, एक सोल्जर हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हो सकते हैं। तो ये सारे लोग जो इस टाइम पीरियड में, जो इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं, या इस टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, जिस टाइम पीरियड में कोई समबडी या समथिंग एल्स इस चार्ल्स डिकन को रिफर कर रहा है, इनको ही कंटेम्परेरी रिफर करता है। कंटेम्परेरी रिफर करता है उन लोगों को या उन चीजों को जो किसी ऐसे टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं या बिलोंग करते हैं जिस टाइम पीरियड से कोई और बिलोंग कर रहा हो, वो टाइम पीरियड किसी और का हो, ठीक है। इतनी बात है। जब ये नाउन होगा तो किसी पर्सन या किसी थिंग को, प्यूपिल या थिंग्स को रिफर करेगा। जब ये एडजेक्टिव होगा
तो भी ये एडजेक्टिव की तरह ही ऐसे नाउन ऐसे थिंग से पहले लिखा होगा जो कि इस मीनिंग में हो। तो यहां पर आप सेंटेंस में देखेंगे तो कंटेम्परेरीज ही आपको सही लगेगा, यही सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आया था। ये कहा जा रहा है कि चार्ल्स डिकन अपने समय के जितने भी बाकी लोग थे उनसे उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो अलग थी। क्रोनीज का क्या मतलब होता है? क्रोनीज, क्रोनीज बना है क्रोनी, क्रोनी मेन वर्ड है और क्रोनीज जो है उसका प्लूरल है। कंटेम्परेरी भी चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो इसलिए उसमें एस लग गया। नाउन की तरह रिफर किया जा सकता है ना, इसको एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्रोनी, क्रोनी वर्ड का मतलब होता है, क्रोनी वर्ड का मतलब होता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड या कोई क्लोज एसोसिएट, बिल्कुल क्लोज वाला। क्रोनी का मतलब अ क्लोज फ्रेंड और एसोसिएट। स्पेसिफिकली एसोसिएट मतलब साथी, जो साथ में काम करता हो, एसोसिएट। क्रोनी स्पेसिफिकली किसी पावरफुल पर्सन के ऐसे क्लोज फ्रेंड को रिलेट करता हो जिसको अनफेयरली स्पेशल ट्रीटमेंट पहुंचाया उस पावरफुल पर्सन ने। आजकल जो है, पहले भी हमेशा से ही पावरफुल लोगों पर और स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस पर ये एलिगेशंस लगते रहते हैं कि उन्होंने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेसमैन को अनफेयर और स्पेशल फाइनेंशियल फायदा पहुंचाया, इस अनफेयर स्पेशल बेनिफिट पहुंचाए, अनफेयर ट्रीटमेंट दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। तो वो बिजनेसमैन, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेसमैन जिसको पावरफुल पर्सन ने, किसी पावरफुल पॉलिटिशियन ने फायदा पहुंचाया, वो क्या है उस पॉलिटिशियन का, उस पावरफुल पर्सन का? वो है क्रोनी, वो उसका क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, तो क्रोनी का मतलब हो गया क्लोज फ्रेंड या कोई एसोसिएट, और स्पेसिफिकली ये उस पर्सन को रिफर कर देता है जो किसी पावरफुल पर्सन का क्लोज फ्रेंड हो और उस पावरफुल पर्सन ने उसको जो है गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल फायदा पहुंचाया हो। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी चीज पर अपनी ओपिनियन को देता है। क्रिटिक्स इज अ पर्सन हु गिव्स हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन ऑन समथिंग। अ क्रिटिक्स is a person who says that something is good or bad. एक क्रिटिक्स वो पर्सन होता है जो कहता है कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत है, आपने ये किया, ये सही किया, ये कर दिया लेकिन ये गलत कर दिया, या अपनी ओपिनियन दे। आपने कुछ लिखा, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कर दिया, वो पर्सन अपनी ओपिनियन दे आपके लिखे गए पर, आपके कहे गए पर, आपके किए गए पर। तो इस चीज को मैं लिखवा भी सकता हूं, क्रिटिक्स इज अ पर्सन हु सेज दैट समथिंग इज गुड और बैड। इतनी बात लिख लेना, खुद ही लिख लेना अपने नोट्स में। वैसे तो ऐसा वर्ड है हमारे सामने आता रहता है, क्रिटिक्स। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अ पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट, अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, अ ट्रस्टेबल पर्सन। कॉन्फिडेंट की जो है डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, ये अच्छा वर्ड है। कॉन्फिडेंट नाउन है इसीलिए उसमें वहां पर एस लगा है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अ ट्रस्टेबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। कॉन्फिडेंट का मतलब अ पर्सन whom you can trust and with whom you can talk about प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स। चूंकि ट्रस्टेबल पर्सन है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप उससे अपनी प्राइवेट और पर्सनल थिंग्स, सीक्रेट थिंग्स शेयर कर सकते हैं। अपनी वो इंफॉर्मेशन आप उसको बता सकते हैं, आप उससे शेयर कर सकते हैं। पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट और विद हुम यू कैन टॉक अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स। ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, अपनी प्राइवेट और अपनी सीक्रेट चीजें, सीक्रेट बातें उसको बता देते हो, वही होता है कॉन्फिडेंट आपके लिए। तो ये हो गए आपके 4 वर्ड। यहां पर जो है कंटेम्परेरी ही सही ऑप्शन था, बाकी तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड थे। इसी तरह से जो है शब्दों के मीनिंग जानने के साथ साथ उनके कंटेक्स्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। जब आपके सामने कोई भी वर्ड आता है, वो किसी भी फंक्शन में हो, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में हो, तो उससे रिलेटेड या उसका 2-4 सेंटेंस में यूजेस देखा करो कि ये किस सेंटेंस में यूज हो रहा है, इसके आगे पीछे किस तरह की स्ट्रक्चर है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की
कोशिश की जा रही है, किस कंटेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है सही होने लगेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।